अंधेरों की साजिशें तो रोज होती हैं, फिर भी जीत उजालों की हर रोज होती है। काम ऐसा करें कि यादों के झरोखे बनते जाएं। जब भी दिल से मन से कोई हमें याद करे तो उसके दिलों में हंस परिहास के झरोखे खुलते जाएं। आज किरदार में हमारे साथ हैं एकता सिंह जी। आप मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, और मिलेंगे और जानेंगे एकता से कि उनकी ज़िंदगी के किस्से क्या हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को नए आयाम दिए हैं। तो आइए मिलते हैं किरदार में एकता सिंह से। नमस्ते जी एकता जी, स्वागत करते हैं आपका अपने कार्यक्रम में। और हमारा शो है किरदार। किरदार हम लोग ने ये सोच के रखा कि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सके, हर फील्ड के, हर क्षेत्र के लोगों को इसमें शामिल कर सके। तो किरदार, यदि हमारे साथ जो भी जुड़ेगा उसका जो किरदार है वो यहाँ पे वो प्ले करेगा। तो इस तरीके से हमने किरदार की शुरुआत की। हम ये जानना चाहेंगे कि आपने मॉडलिंग भी की हुई है, आपने एक्टिंग भी की हुई है, तो एक मुकाम है आपका इस फील्ड में, ये प्रारंभ कैसे हुआ? टिपिकल फैमिली से हूँ। अगर मेरा मायका देखा जाए तो ए क्लास ऑफिसर्स का है और ससुराल देखा जाए तो बिजनेसमैन का है। अच्छा। तो कभी ये सोचा नहीं था कि इस फील्ड में आऊंगी। कॉलेज टाइम में भी ऑफर्स आए, पर एक माइंडसेट था कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है। पर डेस्टिनी एक होती है ना, वो आपको सिखाती है कि मैं हूँ तो आप मेरे आगे नहीं चल सकते। बिल्कुल। अचानक मेरे हस्बैंड ने कुछ सालों बाद खुद का न्यूज़ चैनल स्टार्ट किया और मुझे ले जाके वहाँ बिठा दिया कि ये तुम्हें चलाना है, मैं अपना फील्ड वर्क देखूंगा। जब मैं उसको चलाने लगी तो बहुत सारी उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। जब आपका स्टाफ नहीं आता है, जब एंकर्स नहीं आते हैं, तो आपको ही कई बार अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है सामने। तो मुझे रेडी होके बैठना होता था और मेरे जो डायरेक्टर होते थे वो कहते थे ठीक है मैम आप बैठ जाइए, अपन स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ भी रीड की है मैंने, उसमें मैंने जो हमारे छोटे छोटे बॉलीवुड शोज चलते थे उसमें एंकरिंग भी की है मैंने। तो उन्होंने मुझे इंकरेज किया कि आप इस फील्ड में क्यों नहीं जाती हैं। तो मैंने कहा नहीं, ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं, ये फील्ड सिर्फ आपके लिए है क्योंकि आप कैमरा फ्रेंडली हैं। तो उस वक्त जब उन्होंने मुझे गाइड किया तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद अब इतने लोग बोल रहे हैं और मैंने इतने ट्रायल्स कर लिए थे, सब कर लिया था, तो मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। और जो लगी वो भी भोपाल के बाहर, बच्चे छोटे थे तो मैं जा नहीं सकती थी। आउट ऑफ एमपी तो मैं बिल्कुल छोड़ नहीं सकती थी। थोड़ा सा मेरे साथ में रिस्ट्रिक्शंस थे जब परिवार हो जाता है आपका। तो मैं धीरे धीरे इस फील्ड में आई तो मुझे तब समझ में आया कि मेरी डेस्टिनी मुझे वापस वहीं लेके आई है जहाँ जाने के लिए मैं मना करती थी। अच्छा, मतलब ये जो कहा जाता है ना कि आप जिंदगी को आप मत चलाइए, जिंदगी जैसे आपको चलाए उसके साथ चलते जाइए, वक्त के धारे के साथ बहिए, उल्टे मत बहिए। हाँ। तो आप बाय लक यहाँ पे आई हैं और बाय चांस आपको एक अवसर मिला जिसमें आपने अपना भविष्य खोज लिया कि अच्छा मेरे को यहीं ही जाना पड़ेगा। पहले उस समय तो जाना पड़ेगा, अब आपका वो शौक बन गया, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि वो जो न्यूज चैनल की जो आपके यहाँ एक संकल्पना हुई थी, स्थापित हुई थी, उसने आपको इस फील्ड में आने के लिए प्रेरित कर दिया। चाहे मजबूरी में कहें चाहे खुशियों से कहें, लेकिन वो चीज एक बन गई कि हाँ आपको ये, उसने मुझे सिखाया कि तुम्हें इस फील्ड में क्यों आना है। भले ही वो मजबूरियों की वजह से मैं कैमरे के सामने बैठती थी, पर उस फील्ड ने मुझे ये चीज बताई कि क्यों आपको इस फील्ड में आने के लिए, या एक टाइप से कहते हैं ना धक्का दे रही है डेस्टिनी, जाओ हाँ। यहीं जाना है। हाँ। वैसा हुआ। तो कैमरा फ्रेंडली होने में क्या ऐसी खास चीज होती होगी जो सब कोई नहीं कर सकते, कुछ खास लोग ही कर सकते, कुछ बताइए। हाँ, जो मुझे डायरेक्टर साहब ने उस वक्त हमारे बताया था, सरीन खान हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे, उनको मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। उन्होंने मुझे ये बताया कि वो मुझे भाभी बोलते थे, तो उन्होंने बोला भाभी क्या होता है कैमरे के सामने बैठ के लोग भूल जाते हैं क्या डायलॉग्स होते हैं। आप वो डायलॉग्स भी बोलती हैं, उसके साथ में आपको अगर लगता है यहाँ मुझे इम्प्रोवाइज करना है तो आप वो भी कर लेती हैं बिना कैमरे से आंखें चुराए।
तो उसको कहते हैं कैमरा फ्रेंडली होना। अच्छा। कि आप अपने डायलॉग्स याद रखें। कई लोग कैमरा देख के कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, हाँ, बड़े बड़े लोग हो जाते हैं कि जैसे आप कैमरा ऑन होता है वैसे घबरा जाते हैं वो। हाँ, और मेरी क्या आदत है, कैमरा और माइक अगर आप मुझे दे दें तो मैं नॉन स्टॉप स्टार्ट हो जाती हूँ। जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों की ये वाले गुण तो मिलते हुए हैं। मेरे साथ भी यही होता है, कैमरा ऑन हुआ, माइक हाथ में आया, फिर अपन अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे सुन रहा है, किसको मैं कैसा मतलब फील हो रहा है मुझे सुन के या मुझे देख के। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं हूँ उस वक्त, हाँ, और सिर्फ मैं ही हूँ। तो वो जो एक फीलिंग होती है वो आपको कैमरा फ्रेंडली बनाती है। एक चीज सिखाई जाती है ना हम लोगों को जब हम इस फील्ड में काम करते हैं, तो ये कहा जाता है कि आप जो बोल रहे हैं ना वो सबसे अच्छा बोल रहे हैं, हाँ, लोगों को अच्छा ही लगेगा, तो आप ये सोच के बोलिए। आप ये मत सोचिए कि एक एक व्यक्ति की परवाह करेंगे कि उसको कैसे लग रहा है, तो फिर आप अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, आप अपनी बात भी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आप फिर कॉन्शियस हो जाएंगे, हर चीज सोच सोच के बोलेंगे और उस माहौल से आप अलग हट जाएंगे या उस प्रोग्राम से आप अलग हट जाएंगे जिसके लिए आपको बुलाया गया है। या इवन आप डायलॉग्स भी भूल जाते हैं जो आपको लिख के दिए हुए रहते हैं, तो फिर आप वो बोल ही नहीं पाते। बिल्कुल। अब एक तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो अभिनय की जर्नी रही, चाहे हम मॉडल की कहें चाहे वो एक्टिंग की कहें, कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, सीरियल्स की बात करें, फिल्मों की बात करें, वो जर्नी हम थोड़ा सुनना चाहेंगे। मिसेस इंडिया के लिए गई थी मैं 2019 में, और वहाँ पे बिलीव नहीं करेंगे आप कि जब मैं क्राउन पहन रही हूँ तब मेरे मोबाइल में मिस कॉल्स थे, और एक वो अपन अलग जोन में होते हैं कि अरे हम विन हो गए और ये, और उस वक्त पार्टी शार्टी चल रही है, सब हो रहा है, और मेरे मोबाइल में कंटिन्यूसली मिस कॉल्स आ रहे थे। मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब एक बार बात कर लो, किसी का कॉल आ रहा है, आई थिंक पता चल गया है, तो विश देने के लिए कॉल। जब मैंने कॉल पिक किया, मुझे फ़ोन पे डायरेक्ट पूछा गया, एक तो मैम आप 2 और 3 दिसंबर को भोपाल में हैं? मैंने कहा बिल्कुल मैं भोपाल में हूँ, बताइए। बोलते हैं ऐसा ऐसा शूट है और आपको लीड रोल में लिया जा रहा है। मैंने कहा लीड रोल में लिया जा रहा है? मैंने कहा क्या काम है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भोपाल में किस चीज़ का शूट? तब मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि भोपाल में भी ऐसे शूट्स होते हैं। कभी पहले सुना था कि प्रकाश झा जी ने आके बड़ा अच्छा यहाँ पे राजनीति मूवी के लिए, आरक्षण के लिए शूट्स किए थे, तो मुझे लगा ऐसे क्राउड के लिए मुझे बुला रहे होंगे, पर नहीं। उन्होंने मुझे प्रॉपर कॉल करके ये बोला कि सोनी टीवी का शो आ रहा है भोपाल में, और उसमें हम चाहते हैं कि आप हमारे इसमें जो लीड आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ है उनमें से एक आप रहें। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा इधर मैं क्राउन पहनी हूँ और यहाँ पे मेरे पास में एक ऑफर है, ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं छोड़नी है। मैंने हाँ बोला। उन्होंने पूछा भोपाल कब आ रही हैं? मैंने कहा मैं भोपाल आ रही हूँ 1 दिसंबर को, जिस दिन मेरी बेटी का बर्थडे था उस दिन मुझे पहुंचना था भोपाल। तो मैंने कहा मैं 1 दिसंबर भोपाल पहुंच जाऊंगी। बोलते मैम 2 तारीख से आपको इतने बजे से आना है और ये आपके कॉस्ट्यूम्स रहेंगे। तो वो मेरे लिए एक अलग जोन था। पर अगर मैं सही कहूँ कि मुझे कहाँ से सीरियल्स मिले, उसकी नींव थी कांग्रेस का एड जो मैंने 2018 में किया था। वो भी नवंबर में ही हुआ था मेरा शूट और दिसंबर में रिलीज हुआ था। उसने मुझे ये हाइप दी। उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। अच्छा। एंकरिंग करना, न्यूज रीडिंग करना एक अलग चीज है, वो फील्ड बहुत अलग चीज हो जाती है, और एक्टिंग करना वो बहुत अलग हो जाती है। तो कांग्रेस का वो जो एड था वो मेरा 5 स्टेट्स में चलाया गया। अच्छा। जिसने मुझे एक तरीके से कहें तो अभिनय के क्षेत्र में एस्टैब्लिश किया कि ये भी है कोई जो अपनी एक्टिंग का जोहर दिखा सकते हैं। तो यहाँ से शुरुआत हुई। बताओ, वो कांग्रेस का एड आपको एक नई पहचान देके चला गया। और बाकी सीरियल्स आपके जो सोनी टीवी पे बाद में प्रसारित हुए, उनके बारे में, एक दूजे के लिए सीरियल था शायद, उसके लिए भी आपका सिलेक्शन हुआ था, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। एक दूजे के वास्ते जब मैंने शूट किया तब तक मुझे पता नहीं था कि शूटिंग क्या होती है। एड शूट में और एक सीरियल की शूटिंग में भी बहुत अंतर होता है। और जो फर्क मैंने वहाँ पे देखा कि आपको सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पे रहना है। 6 बजे का रिपोर्टिंग टाइम होता था, तब तक मेरे घर में खाना मैं ही बनाती थी। अच्छा। तो थोड़ा ऐसा हुआ कि खाना बना के जाना है, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, सासू माँ हैं, पर धीरे धीरे सब सपोर्ट में आए। सामने हस्बैंड आए, बच्चे आए। बच्चे मेरे काफ़ी बड़े हो चुके थे तब तक। तो बच्चों ने बोला नहीं नहीं मम्मी अब आपका टाइम है, आपने हमें बहुत टाइम दिया, अब आप करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। फिर मेरे हस्बैंड, फिर मेरी मदर इन लॉ भी मुझे बोले कि नहीं नहीं मैं तो दिन भर घर में बैठी रहती हूँ, तू जा,
तू कर। तो वो जो सपोर्ट मिला उसने शायद मुझे और हौसला दिया कि मैं सुबह 6 बजे से जाके रात में 10 बजे घर वापस आ रही हूँ। तो आप मानेंगे नहीं, खाना बना हुआ मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ा चैलेंज यही पे आता है। यही आता यदि आपके अंदर टैलेंट है, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन चूंकि कुछ चीजें होती जो आपके ऊपर ही निर्भर होती हैं, हाँ। तो आप वहां पे जाके थोड़ा ठहर जाते हैं जी, और पंख थोड़े बाद में खुलते हैं, हम बाद में खुलते हैं जी। थोड़ा हम उसी वजह से सिकुड़ भी जाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां अपने सर पे होती है, तो अपन पहले उसको निभाना पसंद करते हैं। और हमारी सोसाइटी भी उस चीज को ही मानती है कि आप पहले वो जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते, आप पहले वो करिए, उसके बाद कुछ और करिए। ये हमारे साथ एक चीज होती है जो अच्छी भी है, कहीं पे जाके रुकती भी है, लेकिन ठीक है, चलिए जैसा है उसके साथ आपने एक नई पहचान बनाई। फिर आगे का सफर कैसे चला? फिर बस धीरे धीरे इसी तरह से एक दूसरे के वास्ते की शूटिंग चल रही थी। तो जिन्होंने मुझे बोला था उन्होंने मुझे बताया कि मैम सावधान इंडिया भी आ गया है जी, आप इसमें भी ट्राई करिए। मैंने कहा कैसा रहेगा सावधान इंडिया, क्या रहेगा? थोड़े से संकोच थे क्योंकि आप एकदम यहाँ पे सब पे भरोसा भी नहीं कर सकते, एज अ लेडी बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको अपना बोलते हैं ना, आंख नाक कान सब खुला रखना है, दिमाग अपने सेंसेस पूरे ऑन रखने हैं कि कहीं आप गलती से भी गलत जगह ना चले जाए। स्पेशली तब जब आप भोपाल में काफी मतलब रेपुटेटेड फैमिली से हैं और आपकी पूरा परिवार है आपके साथ में। तो मैं उनसे बहुत सारे एक सवाल करती थी, तो वो मुझसे कहते थे बाप रे मैम, आज तक किसी ने इतने सवाल नहीं किए जितने आप करते हैं। नहीं, पहले मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दो तब मैं वहां जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि नहीं, हमारे ही कास्टिंग की जो एक टीम होती है उसमें से वो कास्टिंग डायरेक्टर है, आप जाइए, मैं आपका नाम दे रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से पूरा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, वैसे आपको भी वहाँ पे मिलेगा। मैंने कहा भले स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिले पर मान सम्मान मिले, हाँ, वो जरूरी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बिल्कुल आप जाइए। मैं गई वहाँ पे, मैंने ऑडिशन दिया और उन्होंने मुझे, मतलब मैं ऑडिशन दे के बाहर निकली, मैम आपको कल आना है। मैंने कहा पक्का कल आना है? बोलते हाँ आपको कल आना है, कल शूट है। तो श्यामला अपना कोई फिजा पे कोई स्कूल है जहाँ पे उन्होंने अपना पूरा पुलिस का वो पूरा बनाया हुआ था सेटअप, तो वहाँ पे मैं गई। नेक्स्ट डे वहाँ पे मेरा शूट था, तो मैंने अली को कॉल किया कि अली मैं तो एक दूसरे में नहीं आ पाऊंगी। बोलते कोई बात नहीं मैम, आपका कल नहीं है, कल आप वहाँ कर लीजिए, फिर आप परसों यहाँ आ जाइए। अच्छा। तो उन्होंने भी मेरे साथ में बहुत सारी चीजों में एडजस्ट किया और उनको जो भी मेरे अंदर मतलब समझ में आया कि नहीं इनकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो उन्होंने मुझे जहाँ भी ऑडिशंस होते थे आप जाइए मैम और ऑडिशन दीजिए। तो धीरे धीरे इस तरह से मेरा एक जो सीढ़ियाँ हैं वो मुझे मिलती गई ऊपर चढ़ने के लिए। फिर ऐसे ही क्राइम पेट्रोल भी मुझे मिला 2.0 जो मैंने 21 में शूट किया। अच्छा। होशंगाबाद जाके। तो वो भी उन्हीं के कोविड का समय था, फिर आप लोगों ने उस समय किया उस चीज को? जी बिल्कुल। क्राइम पेट्रोल मेरे पास में सबसे पहले आया था 2020, जब अपना टोटल लॉकडाउन हो चुका था, उस टाइम पे वो मेरे पास आया था। और तब जुलाई की आई थिंक बात है, वो जुलाई 15 समथिंग की जी। तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था, तब मुंबई जाना था मुझे। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं एकू तुम अभी मत जाओ, तुम यहीं रहो, अभी वहाँ पे मुंबई में तो बहुत ज्यादा कोविड है। मैंने कहा ओके ठीक है, कोई बात नहीं। फिर 21 में ऐसा हुआ कि अभी तो कुछ होगा नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 21 में भी मैं फिर गई जहाँ पे मैंने मिसेस इंडिया क्राउन जीता था, वहाँ पे मुझे एज अ शो स्टॉपर इनवाइट किया गया। अच्छा। वहाँ जाके मैंने शो स्टॉपर का, मैं वहाँ पे मतलब वो शायद मंच मेरे लिए सबसे लकी रहा। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो मन में एक मलाल रह गया था कि क्राइम पेट्रोल छूट गया मेरे हाथ से। तो वहाँ पे आके वो चीज भी फिर मैं वहाँ जब शो स्टॉपर के लिए गई, फिर वहां से शो स्टॉपर खत्म किया, नेक्स्ट डे मेरे पास मॉर्निंग कॉल आया कि मैम क्राइम पेट्रोल भोपाल आया है और आपको उन्होंने सिलेक्ट किया है। तो मैंने कहा मैंने तो कोई ऑडिशन ही नहीं दिया। बोलते आपने कभी पहले दिया होगा, तो उन्हीं ऑडिशन बेसिस पे उन्होंने आपको सिलेक्ट कर लिया है। अच्छा। तो मुझे याद आया कि हाँ 2020 के लिए मैंने दिया था। तो वो एक बहुत अच्छा मेरे लिए वो रहा कि उन्होंने बोला वो आ रहा है और फैब में आपका शूट है जी, तो आप आ जाइए भोपाल। मैंने कहा ओके, मैं भोपाल आई और मैंने वो शूट खत्म किया और फिर लॉकडाउन हो गया। अच्छा। फिर लॉकडाउन हो गया। तो मैंने कहा शायद ये मेरे लिए भोपाल आया था। तो एक वो चीज आपके उसमें मील का पत्थर बनना था। तो जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बिल्कुल मन में ऐसा रह गया था कि
ओ बहुत बड़ी चीज हाथ से चली चले गई। गए। अच्छा ये बताइए कि चूंकि अभिनय के क्षेत्र में आप काम करते हैं तो लाइफ बहुत हेक्टिक होती है, मतलब सोना जागना खाना पीना सब अस्त व्यस्त होता है, आप अपने फिटनेस को कैसे बरकरार रखते हैं? मैं योगा से, योगा और मेडिटेशन। हाँ। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो सबसे बेस्ट पार्ट है, आपका नींद अगर प्रॉपर नहीं हुई है, आपके बॉडी में थोड़े से भी आलस अगर रह गया है, मेडिटेशन सबसे बेस्ट है और ओम मंत्रा सबसे बेस्ट है जी। मैं अपने माइंड को कूल करने के लिए, डाउन करने के लिए, अपने सारे टेंशन्स रिलीव करने के लिए ओम मंत्रा का मेडिटेशन जरूर करती हूँ। अच्छा। भले ही मैं रात में 10 मिनट करूँ पर जरूर करती हूँ। पलंग पे आलती पालती मान के बैठ जाती हूँ और वहीं बैठ के भी करती हूँ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप आसन लगाएं और फिर ही करें जी। पर आप 10 मिनट करिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। अच्छा, तो वो आपके एक स्ट्रेंथ डेवलप करता है, हाँ, है ना, तो वो आपको फिट भी रखता है और चेहरे से भी जो आपका एक क्योंकि अट्रैक्टिव होना बहुत जरूरी है, इसलिए वो उसका भी ध्यान रखना है हमें कि हमें वो चीज भी हमारी हाँ। सही रहे। अच्छा ये बताइए कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? मेरे हस्बैंड तो कहते हैं तुम शुरू से नौटंकी हो। अच्छा। तो हाँ ये है कि थोड़ा सा है नौटंकीपना मेरे अंदर शुरू से और शायद उसी वजह से मेरे घर का माहौल इतना पॉजिटिव और मतलब बोलते हैं ना एंथुजियास्ट से भरा हुआ, एनर्जी से भरा हुआ रहता है जी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मेरी घर में भी दिन भर नौटंकी चलती है छोटी छोटी चीजों को लेके। हस्बैंड को छेड़ना, सासू माँ को छेड़ना, उनकी नकल उतारना। अच्छा। मेरे पैर में दर्द हो गया घुटने में, अब तो मेरे से चला नहीं जाएगा। तो मतलब उनको ऐसा लगता है कि तुम घर में भी वही करती हो जो तुम बाहर जाके। तो वो मुझे नहीं लगता, पर हाँ जब बच्चे होते हैं आपके तब आपको थोड़ा बहुत एज अ मदर स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है और बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, स्पेशली तब जब आपके बच्चे ऐसी एज में हो कि उनको आपकी स्पेशल केयर की बहुत जरूरत हो। तो है एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हम लोगों की, या तो शुरू से मैं अपने बच्चों के साथ रही हूँ उसकी वजह से बॉन्डिंग है। एक फ्रेंडली बोलते हैं ना, मैं उनकी माँ कम दोस्त ज्यादा हूँ। छोटी छोटी चीजों में हम लोग बात करते हैं, मैसेज आते हैं मेरे पास। मेरा बेटा मुंबई में रहता है और हम दिन में आई थिंक 10 से 12 बार बात करते हैं हर छोटी छोटी चीज पे कि आज ऐसी सब्जी आई थी तो ऐसी रोटी बनी थी। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि कम्युनिकेशन बकायदा बना रहता है, तो बच्चे भी जुड़े रहते हैं और हर बात हम शेयर करते हैं, चाहे उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रिलेटेड बातें हों या फिर काम से रिलेटेड बातें हों। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम लोगों ने आपस में कभी शेयर ना की है। अच्छा ये बताइए कि हमेशा चैलेंज तो आते ही हैं, तो उलझन सुलझन दोनों चीजें अपने सामने होती है, कैसे निपटते दोनों से? देखिए उलझन है तो सुलझन भी होगी उसकी, तो उसको ओवरकम करिए। थोड़ा उलझन को बहुत ज्यादा अपने दिमाग पे मत लीजिए, क्योंकि जो होना है वो तो होके रहेगा। अगर हम उस चीज को लेके बहुत स्ट्रेस हो जाएंगे तो आई थिंक हम उन चीजों को और ज्यादा बिगाड़ देंगे। तो वो काम ना करते हुए अगर हम कूल एंड काम रहें और उसमें से रास्ता निकालने की कोशिश करें तो आई थिंक वो ज्यादा अच्छा, और मुझे ऐसा लगता है कि वही सबसे सही रास्ता होता है कि आप ठंडे दिमाग से सोचो, और अगर सोच के कोई फायदा नहीं हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए उस चीज को साइड में ड्रॉप कर दो, म्यूजिक सुन लो, मेडिटेशन कर लो, तो अपने आप थोड़ी देर बाद कई बार होता है आपको कि वो रास्ता मिल जाता है। तो थोड़ा कूल एंड काम रहना, जैसे मैं बहुत जल्दी हाइपर नहीं होती, अच्छा गुस्सा नहीं करती, तो शायद वो मेरे मेडिटेशन की वजह से है कि मेरा बहुत ज्यादा हाइपर नहीं हो पाती हूँ, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं होती हूँ। उल्टा और घर में सबको कि थोड़ा शांत रहो, हो जाएगा सब। और मैंने कहा शांत दिमाग से हम सोचते हैं, सब लोग सोचते हैं रास्ता मिल जाएगा। तो आई थिंक वो मेडिटेशन की वजह से है कि मेडिटेशन मुझे वो हेल्प करता है। क्योंकि कभी भी आप देखिएगा गुस्से में हम चीजें जितनी बिगड़नी नहीं होती ना, उससे ज्यादा बिगाड़ देते हैं, और इतनी ज्यादा बिगाड़ देते हैं कि फिर हम उसको ठीक भी नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि आप चुप रहिए, खामोश रहिए, शांत रहिए, उस समय शांत रह के उस समस्या का समाधान भले ही उस समय ना मिले, पर कम से कम और बुरा मत करिए। उसको और इतना ना बिगाड़ दें कि आगे नहीं संभाला जा उसको ठीक ना कर पाए। बिल्कुल। और जब बहुत अच्छी स्थितियां होती तब कैसे एंजॉय करते हैं उसको? आई थिंक मैं हर
कंडीशन में बहुत एंजॉय करती हूँ। हाँ। कि म्यूजिक जो है वो मेरा बचपन से बहुत अच्छा दोस्त है, और डांस और म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। मुझे बहुत टेंशन भी है तो भी म्यूजिक सुनती हूँ, बहुत खुश हूँ तब भी तो भी म्यूजिक सुनती हूँ, ओल्ड सॉन्ग सुनती हूँ बहुत अच्छे। तो बहुत जब ऐसा होता है ना कि सब हैप्पी हैप्पी हैं, तब भी हम लोग म्यूजिक सुनते हैं, पब में जाते हैं, बढ़िया डांस करना मुझे बहुत पसंद है। तो ये सब हमारी लाइफ का एक पार्ट हम लोगों ने बना के रखा है कि ये हमें करना ही है। जैसे कैरियोके म्यूजिक ग्रुप्स आजकल बहुत चल गए कोविड के बाद। तो अगर आप मेरे एफबी पे जाके देखेंगे तो हमने कोविड में इतने कैरियोके के सॉन्ग्स गाए हैं घर में ही बैठ के। मेरे घर में पूरा सिस्टम है, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे सिंगर हैं, उनके साथ में मिलके मैं भी थोड़ा कोशिश कर लेती हूँ। और फिर हमने बाद में धीरे धीरे ग्रुप्स भी ज्वाइन कर लिए, तो बड़ा मजा आता है। एवरी संडे हम आ जाते हैं, एंजॉय करते हैं फुल ऑन। और म्यूजिक तो वैसे ही आप देखिए, जब संगीत बजता है आपके कानों में आता है जी, उसका प्रभाव से आप बच नहीं सकते। बिल्कुल। जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं वे झिझक आइए, पर अपने सिक्स सेंस को हमेशा ऑन रखिए, ताकि आप हमेशा सही डायरेक्शन में जाएं। और जितना आप अपना पॉजिटिव नेचर रखेंगे, आपको उतने ही पॉजिटिव लोग आपकी लाइफ में जरूर मिलेंगे। बिल्कुल। तो एकता ने बहुत अच्छा टिप दिया है आपको और हमको, तो जरूर याद रखिएगा इस टिप को, और इस फील्ड में आने से पहले अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार करके ही इस मैदान पे कूदिएगा। तो हमारे दर्शक भी तैयार है और हम भी तैयार हैं एकता से चटपट सवाल करने के लिए, जिसे हम रैपिड फायर राउंड कहते हैं। तो एकता, आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं? बड़े डर तो नहीं लग रहा? नहीं। चलिए, वैसे तो जितनी बातें इन्होंने की है उसके हिसाब से तो इनसे हमें डरना चाहिए, बल्कि तो क्योंकि सब फटाफट जवाब देने वाली है। अच्छा, ये बताइए, वो कौन सी पूजा है जिससे पेट भर जाता है? वो कौन सी पूजा है जिससे पेट भर जाता है? प्रेम पूजा? नहीं। पेट पूजा। अच्छा बताइए, आपकी सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है? हंसते रहना। अच्छा, हंसते रहने पे ही एक और क्वेश्चन है आपका। इतनी एक्सपेंसिव स्माइल लेकर घूमने आप निकलती है तो आपको डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। नहीं, लोगों को डरना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मौके पे चौके लगाने की बात हम सुनते हैं, क्या आपके सामने ऐसा मौका है जब आपने लगा लिया हो चौका? बहुत बार। मैं मौके नहीं छोड़ती कभी। अच्छा, एक आध कोई उदाहरण याद आ रहा है आपको? हाँ बिल्कुल। मेरे हस्बैंड ने जब मुझे प्रपोज किया था शादी के लिए, मैंने कहा हाँ चलो, कब करनी है। अच्छा, तो ये लगा लिया सीधे? बिल्कुल, वो लड़का मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। अच्छा, ये बताइए, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है आपका? मेरी स्ट्रेंथ है मेरी फैमिली। अच्छा, अब यदि हम वीकनेस की बात करें तो? मेरी वीकनेस है मेरे अपने खुद के अंदर का डर। तो उससे कैसे बाहर निकलते हैं? मेडिटेशन। तो खुद का क्या डर हो सकता है? आप तो इतनी हिम्मत वाली हैं, अभी इतनी सारी बातें आपने हमें बताई जो हम मतलब सुन के अच्छा लग रहा था कि अच्छा ये चीजें भी होती है, ये सीख सकते हैं। तो ये क्या डर है आपके अंदर? ऐसा क्या छुपा हुआ है? ऐसे वैसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, पर होता है ना, हम जब कहीं जाते हैं तो वहाँ की एनर्जीज होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो उन नेगेटिव एनर्जीज से खुद को बचाना। अच्छा, अपनी पॉजिटिविटी के साथ, ना कि उनके साथ नेगेटिव हो जाना। सिर्फ यही एक डर है। अच्छा, ये बताइए कि भविष्य के जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। बहुत जल्द मैं लैक्मे फैशन वीक में जा रही हूँ, फैब में। लास्ट ईयर भी गई थी और इस बार भी जा रही हूँ। इस बार शायद और थोड़ा बड़े लेवल के साथ जा रही हूँ, तो वो सोच के ही अंदर से, उसके लिए मैंने थोड़ा अपना वजन भी कम किया है, जो उनकी डिमांड्स हैं उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, अभी मैं रिवील नहीं कर सकती सारी चीजें, क्योंकि कुछ हमारे नॉर्म्स होते हैं। तो सिर्फ लैक्मे फैशन वीक जा रही हूँ, कौन से डिजाइनर हैं, क्या उनके कॉस्ट्यूम्स होंगे, वो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ कुछ भी। पर हाँ, उन्होंने कुछ मुझसे रिक्वायरमेंट्स रखी हैं कि आपका इतना वेट होना चाहिए, आपको ये करना है। उसके लिए उन्होंने प्रॉपर मुझे कुछ गाइडेंस भी दिया है, जो मैं फॉलो कर रही हूँ। अच्छा,
तो मतलब भविष्य में यही आपका एक मेन प्रोजेक्ट है। और बाकी सबसे फिल्में, मेन अगर आप बोलें हाँ तो तो ये वही है। और बाकी फिल्में यदि वेब सीरीज वगैरह यदि आने वाली हो तो कोई? वेब सीरीज वगैरह अभी तो कोई मैंने नहीं की है, क्योंकि मेरा मेन टारगेट लैक्मे फैशन वीक है जी। क्योंकि ये आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ा लेवल हो जाएगा और इसके लिए मैं बहुत काफी टाइम से मतलब 3 साल से ट्राई कर रही हूँ जी। लास्ट ईयर मुझे चांस मिला पर वो थोड़ा सा मिला था। अब वो मेरा लेवल थोड़ा अप हो रहा है, एक लेवल और, मतलब इसमें भी लेवल्स होते हैं। अच्छा। एक लेवल और मेरा अप हो रहा है तो वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि मैं मुंबई में भी अब अपनी जगह बनाना स्टार्ट करूंगी। और हाँ, एक सपना जरूर है कि मैं बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ में काम करूं। अच्छा। डेली सोप में। ओह क्या बात है, एकता कपूर के साथ? एकता कपूर के साथ में एकता सिंह काम हाँ, करे। वही चीज, एकता के साथ एकता मिल जाएगी तो अनेकता बन जाएगी। बिल्कुल। है? तो एकता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप किरदार में आए। अब ये जरूर जानना चाहेंगे कि किरदार शो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा शो है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी चीज आपके किरदार शो में जो है वो है आपका रैपिड फायर राउंड। बहुत ही बढ़िया, बहुत मजेदार है। और आप इसके थ्रू जिन लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, आई होप उन सबको बहुत फायदा मिले, आपको भी इससे बहुत फायदा मिले। और मैं ये चाहूंगी कि ये किरदार शो बहुत सुपर डुपर हिट हो आपका। चलिए, बहुत बहुत हम आपको शुभकामनाएं देते हैं आपके अगले प्रोजेक्ट्स के लिए, और अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि किरदार में हमने एकता से बहुत सारी बातें की और जाना कि उनके किरदार में क्या क्या छुपा हुआ है, क्या वो आगे कर सकती है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेस है और किस तरीके से वो आगे बढ़ रही हैं। तो आप भी हमारे किरदार को देखते रहिए, यूं ही पसंद करते रहिए और अपने लाइक्स भी भेजते रहिए।